Please subscribe and share SWA News. AIMIM की मांग, मुस्लिमों को दिया जाए 5% आरक्षण। मुंबई अध्यक्ष फैयाज अहमद खान उतरे आजाद मैदान। कहा, महाराष्ट्र सरकार अगर मुस्लिमों को 5% आरक्षण देती है तो महानगर पालिका का इलेक्शन MIM नहीं लड़ेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद मुंबई में आकर ये ऐलान करेंगे, इस बार महानगर पालिका का इलेक्शन MIM पार्टी नहीं लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। तो उस 27% में से अगर 5% मांगा जाएगा तो क्या वो इस तरह से मिलेगा? इसका कोई कैलकुलेशन है, कानूनी आधार है? मेरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं, सरकार ने खुद ने कहा है 5% देंगे हम आपको। हम तो उनकी बात पकड़े बैठे हैं। अदालत ने कहा, सरकार तो दे नहीं रही। सरकार ने पहले बोला ना, यही सरकार थी जिसने 5% आरक्षण दिया हमको, दिया ना। हाँ, फिर 5% है सरकार आ गई, किसका उनकी सरकार आई? सर दिया नहीं, उन्होंने तो झांसा दिया, सरकार ने रिजर्वेशन दिया। वो बोले ना, वो बोले तो झांसा दिया आपको, गलतफहमी किया भाई, झूठ बोला, बोले तो आप। हम तो उनकी बात पकड़े बैठे हुए। अब कोर्ट ने जो बात कही है, 5% की बात की है, उसमें रोजगार को अलग किया उन्होंने। एजुकेशन पर्पस को दे सकते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हमारी मांग है कि एजुकेशन पर्पस के लिए आप दें। और नवाब मलिक साहब झूठ बोल रहे हैं, बाबा दोहल झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नवाब मलिक साहब ने तो ये कहा कि 50% आरक्षण दिया गया है, कानून के मुताबिक उससे ज्यादा दिया नहीं जा सकता। अब 50% में से मेरा भाई यही नवाब मलिक थे, जब सरकार बनी तो आपने खुद ने आरक्षण की बात की है। कभी बोलो कुछ, कभी बोलो कुछ, कभी तेरा कभी मेरा, ऐसा नहीं चलेगा मेरा भाई। ये जनता है, सुनती भी है, देखती, बोलना जानती भी है, और उनके मुंह जुबान आ गई है और MIM पार्टी की जुबान आ गई है। अब वो बोलेगी भी, पकड़ेगी भी और जो घेरेगी भी आपको। आज मैं तो कह रहा हूँ ना कि एजुकेशन में तो आप हमको, हमारी नस्लों की फलाह के लिए, नई नस्लों की बहबूदी के लिए, उनको तो अपना अपने लिए काम मांगा, हम अपने लिए काम आधार पे, समाज के आधार पे मांगा जा रहा है। तो मुसलमान के धर्म के आधार पे मांग रहे हैं कि मेरा भाई बात समझिए आप, 50 पसमानदे की बनाई गई कमेटी बनाई गई है, उसमें बहुत से 50 नाम है। उसकी बुनियाद पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने हमको नोन किया है। जो बहुत ही गरीब गुरबा है, एजुकेशन में माशरे गरीब है, उनके तौर पे काम किया गया मेरा भाई, समझे ना। इसके अंदर कोई मजहब के नाम पे नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को जो पसमानदा तौर पर हैं उनके तौर पे उन चीज़ों की निशानदेही करने के बाद बाकायदा महाराष्ट्र सरकार ने और कोर्ट ने बात को माना कि वाकई सही बात है और मुसलमानों को एजुकेशन में मिलना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या MIM बहुत जबरदस्त तरीके से जुलूस, जलसा या मंत्रालय का घेराव करेगी या कोई एहतजाज किया जाएगा? और मेरा भाई जहाँ तक मुल्क के आईन में जो चीज़ें लिखी हैं एहतजाज के तौर पे, वो सब चीज़ हम करेंगे। हमको चाहिए आरक्षण, नहीं चाहिए। हम जो अपनी बलि दे सकते हैं, हम ये कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हाँ, कारखाना चुनाव नहीं लड़ेंगे, हाँ, इससे बड़ी बात क्या है? नहीं तो कहा जा रहा है कि MIM का खाली जुमला है ये। भाई करके देख लो ना भैया, करके देख लो ना, मान लो ना मेरी बात, मान लो ना मेरी भाई बात, हमारी जो बात कर लो ना मेरा भाई। क्या जलील ने कहा, गफ्फार काजी ने कहा, ये भी कहा कि असद साहब खुद आएंगे, उसका ऐलान करेंगे। उससे बड़ी बात क्या करेंगे मेरा भाई? हाँ, जुमला आप सही कर दो, हमारे जुमला सही कर दो मेरा भाई। हाँ, फिर आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, आज हमने निवेदन दिया है, अब निवेदन के ऊपर उनको वही लिखा है उसके जो मैंने कहा है आपको। रणनीति जो है सरकार चाहेगी वैसी होगी। अगर मान लेती है असद साहब आएंगे, ऐलान कर देंगे मुंबई की महानगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इम्तियाज भाई आएंगे, ऐलान करेंगे नहीं लड़ेंगे। गफ्फार कादरी आएंगे, कहेंगे नहीं लड़ेंगे। ये बाकायदा तय चुका हमने कि अगर। और सवाल ये है कि इस बार जो है कारपोरेशन का इलेक्शन करीब है, हाँ, ये मुद्दा जो है असेंबली का है, जो रिजर्वेशन का मामला है। अभी तो MIM को खड्डे हैं, गटर है, साफ सफाई, ये कारपोरेशन के जो मुद्दे वो उठाने चाहिए। तो ये चुनाव की उसी गटरों में, उसी सड़कों में सेना भी खड़ी है, NCP भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। जब तक इनको साफ नहीं करेंगे, न रोड बनेगा, न गटर बनेगी, न कुछ बनेगा। काम करें। ललित भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है, जो कमेटी बनाई गई थी 2018 में स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल अदर क्राइटेरियाज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन महाराष्ट्र, उसके मुताबिक तो बहुत ही बुरा हाल है। एक तो ये जिस्ट ये है
जिस्ट इसमें ये है कि एससी और एसटी जो होते हैं, वो जो शेड्यूल्ड में लिस्ट में आ गए हैं, एससी एसटी, उनको इसलिए उसमें रखा गया क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, बैकवर्ड है। पर यहाँ पे अर्बन एरिया में महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमानों की हालत एससी और एसटी से भी बदतर है, ये बोला गया है। तो डिजर्विंग तो है 100%। उसके ऊपर से जब हमें उम्मीद दी गई कि आपको मिलेगा 5%, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत जल्द से जल्द इस पर करना चाहिए था काम, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। फयाज भाई, मुंबई का ये प्रोग्राम है, मुंबई प्रेसिडेंट के हैसियत से आपने प्रोग्राम रखा है। हमें ये बताइए कि अहम आदमी वारिस पठान है, जो पूर्व एमएलए थे, और आपकी महिला अध्यक्ष रिजवाना खान, वो क्यों एब्सेंट है यहाँ पर? क्या वो आपके साथ नहीं है? क्या मुंबई में जो आपकी टीम है उसमें कोई दरार है? उसके बारे में बताइए। देखिए, कोई दरार नहीं है। हम सब एक वर्किंग डे है, यूपी भी चल रही, वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं। मुद्दा बड़ा है जी। मुद्दा तो यहाँ पर मुंबई का प्रोटेस्ट मेरा भाई चचा जैन साहब भी आज औरंगाबाद में, मालेगांव से आपके एमएलए आ रहे हैं, और यहाँ वाले दो आपके अधिकारी जो दो महिला पोस्ट है, और जो वो एमआईएम के जो स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन, तो वारिस पठान की गैरहाजिरी का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मुद्दा वारिस पठान नहीं है, मुद्दा यहाँ पे 5% रिजर्वेशन है जी। ये मुद्दा सबको इक्वल वो राइट नहीं है। चाह रहे वारिस पठान जी के? बिल्कुल चाह रहे हैं वो लोग, क्यों नहीं है? क्योंकि मौजूद होने से तो बात नहीं भी आपकी इनविटेशन दिया आपने उनको? उनको शामिल होना चाहिए। मैम, ये मुद्दा उठा रही है, इसलिए उठा रही है कि या 2-3 हमारे डायरेक्शंस हैं, या तो इंस्टेंटली ये 5% रिजर्वेशन मिले, क्योंकि हमारा भी पिछले गुज़िश्ता हफ्तों में एक जलसा हुआ था जिसमें हज़ारों लोग आए थे, सबको पता है, जहाँ एलानिया तौर पे पूछा गया कि आप में ग्रेजुएट्स कितने हाथ उठाओ, मुश्किल से 10 या 12 लोगों ने हाथ उठाया। हज़ारों में 10 भी नहीं है ग्रेजुएट। लिटरेट बोल के हम धोखा खा जाते हैं। लिटरेट 78% महाराष्ट्र मुसलमान लिटरेट है। लिटरेट का मतलब होता है जो साइन कर सकता है, लिखना पढ़ना जानता है, दैट्स इट। तो उसके ऊपर भी साक्षर कमेटी ने कहा कि 78% लिटरेट नहीं है। वो जब टच में नहीं रहते हैं लिखने पढ़ने के, तो वो वापस से लिटरेट कैटेगरी में चले जाते हैं, कि और जब स्कूल छोड़ने के कुछ सालों बाद वो इलिटरेट हो जाते हैं। तो हमें एजुकेटेड चाहिए, हमें लिटरेट मुस्लिम्स नहीं चाहिए। एजुकेटेड मुसलमान वो है जो ग्रेजुएट है, और वो सिर्फ 3% में हाईकोर्ट में आया था। Exactly, हाँ। रिपोर्ट जो 2013 में आई थी तब हुआ था। आज एक्चुअल अचानक मुंबई बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिकल बात है। महाराष्ट्र में एमआईएम जो है पूरे इंडिया में 5% रिजर्वेशन की बात महाराष्ट्र की क्यों उठा रही है? इसलिए कर रही है चुनाव के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे इसलिए कर रही है। हाँ, बिल्कुल पढ़ा है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। चुनाव के टाइम पे इसलिए उठा रही है। पहले तो हम इनको इतना बड़ा एक ऑफर रखा है कि आप चुनाव 5% रिजर्वेशन दें, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी सीटें लाने की। जब ज्यादा से ज्यादा हमारे बंदे जीत के आएंगे, आप सिर्फ बीएमसी का चुनाव ज्यादा से ज्यादा जीत के हमारे बंदे उनको जीत के आएंगे, तो फिर हम खुद इस चीज में करेंगे। हम चुनाव के वक्त ही तो ऐसी बात होगी ना, क्योंकि फ्रेश ये रहेगी। कह रहे हैं कि एमआईएम जो है मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठा के पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? फैज भाई आप बताइए। देखिए, माइलेज नहीं लिखा है यहाँ, ये मसला मुसलमानों का है। उसके अंदर 50 जो कैटेगरी है उनको बाकायदा सरकार ने नोन किया है, कोर्ट ने उसको अप्रूवल दिया है, जिसको सरकार ने कहा 5% मिलना चाहिए। सरकार अब डिनाई कर रही है उसको ना। हमारी मांग है कि जो आपने खुद ने फैसला किया, खुद ऐलान किया, कोर्ट ने उसको दो ना मेरा भाई। अपनी बात कहाँ कर रहे हैं हम लोग, अपना डिमांड कहाँ कर रहे हैं हम लोग? आप दे दो, चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव न लड़ने का फैसला बहुत बड़ी बात है ये। आज हमको बोलते हो वोट कटवाना, ठीक है ना, आपकी सोच है ना, ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं ना, आपका वोट मिल जाएगा आपको। आप इस तरीके की बातें ना कीजिए। पर्सनल फोन आते हैं, पर्सनल कॉल्स आते हैं, तो आप पर्सनल क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए ना हमें, क्या आपको डर है? हमारी एक रैली हुई है, सब बाहर निकल के स्टेटमेंट देने के लिए कि हम तो ला रहे हैं, हम तो ला रहे हैं। तो कब लाओगे भैया? 2024 में लॉलीपॉप दोगे? अल्हम्दुलिल्लाह सब लॉलीपॉप मटन चिकन खाने वाले मत दीजिए। आपका लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। आपने जो वादा किया है उस वादे को पूरा कीजिए। आज हमारी आवाज, हमारा कायद हमको ऐसा मिला है जो बाबा ने ढोल बोलता है, जो हाथ में हाथ मिला के बात करता है। ऐसे हमारे नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हर महाज पे खुल के बोलते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग को, चाहे ट्रिपल तलाक हो। कौन मुस्लिम लीडर आवाज उठा रहा है? जिनको आवाज उठाना चाहिए वो अंदर बैठे हुए हैं। संविधान की बात करने वाला, संविधान का रास्ता दिखाने वाला है, कौन वो शख्स है? वो हमारे नकीबे मिल्लत, हमारे सदर मोहतरम
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि भाजपा की बी टीम है। मैं तो करता हूँ कि हाँ हम बी टीम है, बी टीम बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली टीम, बी टीम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाली टीम, बी टीम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मानने वाली टीम, बी टीम बब्बर शेर अकबरुद्दीन ओवैसी की टीम। आप इलाके को होंगे, पूरा जंगल हमारा है और इंशाल्लाह आरक्षण लेके रहेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ क्योंकि काफी लोग आए हुए हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमारा हक है और अपने हक के लिए हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आज की मौजूदा सरकार जो महाविकास अघाड़ी के नाम से जानी जाती है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना शामिल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की जो बदतरीन हालत है, इसे डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने, जिसने महाराष्ट्र का सर्वे किया था, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने, जिसने हिंदुस्तान का सर्वे किया था, इस बात को वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा पसमानदा है। जिंदगी के तमाम शोबों में, चाहे वो माशी हो, समाजी हो, तालीमी हो, सियासी हो, हम इंतहाई पसमानदा हैं। और आपको ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि ये हमारी पसमानदगी उन सेकुलर पार्टियों की देन और प्लानिंग है, जिन्होंने बहुत लंबा प्लान बनाया और मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर पसमानदा रखने की कोशिश की गई। आज हालात कैसे हैं वो आपको पता है। मैं हालात पर कुछ नहीं कहना चाहता, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और हमारे कुछ साथियों ने कुछ हमें आईना भी दिखाया कि हमारी शक्ल सूरत क्या है और हमारी हालत क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2009 से 14 तक एनसीपी की सरकार थी। मैं उस वक्त भी एमएलए था। इलेक्शन से चंद महीनों पहले मुसलमानों को झांसा देने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने 5% आरक्षण देने का ऑर्डिनेंस निकाला। और आपको पता है कि यह ऑर्डिनेंस जिसकी जिंदगी 6 माह की होती है, इस 6 महीने के अंदर जब तक उसे हाउस के अंदर मंजूरी नहीं मिलती, वो ऑर्डिनेंस से कारामद नहीं होता। इलेक्शन आया, जो एनसीपी और कांग्रेस की चाहत थी वो पूरी नहीं हो सकी और उनकी सरकार नहीं बन सकी। और बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी। बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने के बाद 5 साल तक यही कांग्रेस एनसीपी के लोग हम मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए आवाज बुलंद करते रहे। ये भी वो सूरत हाल थी जो हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए थी। आज अगर वो रिजर्वेशन देने में मुखलिस होते, सच्चे होते, हमारे हमदर्द और खैरखा होते, तो आज जब सरकार उनके पास है, वो सत्ता में है और आज रिजर्वेशन वो हमें देना चाहें तो दे सकते हैं। आज रिजर्वेशन की बात भी नहीं करते। और आपको मालूम होना चाहिए कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से हमारी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। हम जो डिमांड कर रहे हैं ये हमारा दस्तूरी और हमारा आईनी हक है। इस मुल्क में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है और अकलियतों में, माइनॉरिटीज में सबसे बड़ी तादाद हमारी है। और कोई भी देश और कोई भी स्टेट उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुसलमान तरक्की नहीं करेंगे। और तालीम इंतहाई ज़रूरी है। आज हाई कोर्ट ने भी 5% एजुकेशन लाइन से रिजर्वेशन देने की तायीद की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के इस जजमेंट और फैसले के बाद सरकार को रिजर्वेशन देने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अभी आपने 2 रोज पहले हाउस के अंदर जो बात हुई थी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के, उस वक्त मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है वो ये कि उन्होंने गेंद मरकजी सरकार के पाले में डाली है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देते नहीं आता, जबकि महाराष्ट्र में 52% रिजर्वेशन चल रहा है।
महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाड़ी हमें रिजर्वेशन देना नहीं चाहती, इसलिए वो ये कहती है कि महाराष्ट्र दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार जो है 50% से आरक्षण की हद बढ़ाए, तब जाकर के हम रिजर्वेशन दे सकेंगे। जाहिर बात है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बात यही थी तो फिर आपने 2014 में ऑर्डिनेंस से क्यों निकाला था? जब भी तो यही सूरत हाल थी। और जब पिछला 5 साल बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जब भी यही सूरत हाल थी और तुम मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए आवाज उठा रहे थे। आज जब तुम्हारी सरकार है और तुम रिजर्वेशन दे सकते हो, तो आज रिजर्वेशन न देने के लिए हीले और बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं। मैं MIM के एक वर्कर की हैसियत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। जब तक हम इस रास्ते के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई हमें देगा नहीं। देश की आज़ादी को आज जो जमाना गुजरा 70 साल के करीब, इसमें इन्होंने हमारी हालत बाकायदा प्रोग्राम के मुताबिक दलितों से ज्यादा पसमानदा बना दी है। किसी भी शोबे के अंदर मुसलमान आगे नहीं है। हमारी बदतरीन हालत की जिम्मेदार वो सरकारें रही जो देश की आज़ादी के बाद से बरसरे इक़्तिदार रही, और उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम के तहत हमें दलितों से ज़्यादा पसमानदा सूरत हाल में लाकर डाला है। मैं MIM की तमाम पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हुए हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट फैयाज अहमद साहब ने जो प्रोग्राम आज धरना आंदोलन का बनाया, इसकी भरपूर तायद करता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने लिए और ख़ास तौर पर अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें हर हाल के अंदर अपना हक लेना होगा। अगर हमारा हक दस्तूरी एतबार से मिलता है तो ठीक है, और अगर दस्तूरी एतबार से नहीं मिलता है, हमें ये हक छीन करके लेना होगा। अपनी नस्लों को अंधेरों से निकालने के लिए और अपनी नस्लों को गुर्बत से निकालने के लिए 5% एजुकेशन लाइन से हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद पर फैयाज अहमद खान साहब, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इस लाइन से जब कभी हमें आवाज़ दी जाएगी, आप उस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उन प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कह के आ, घबराए नहीं, हालात बदलने वाले हैं। दिल से कह के आ, घबराए नहीं, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बन के आए थे, जो कांटे बन के आए थे, वो लम्हे टलने वाले हैं, वो लम्हे टलने वाले हैं। और एक आखिरी शेर मैं पढ़ता हूं कि मजलूमों की आहों ने अब शोलों की अदाएं पहनी है। मजलूमों की आहों ने अब शोलों की अदाएं पहनी है। ये जाल तो बस सैयादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। ये जाल तो अब सैयादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तूफानों में, हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। जोरदार नारा लगाइएगा इस शेर के बाद कि हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। जितना हमसे उलझेंगे हम और मचलने वाले हैं, हम और मचलने वाले हैं। मैं 2-3 नारा लगाता हूं, आपको हक हमारा हम लेके रहेंगे, है हक हमारा हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, देना होगा हर हाल में लेंगे। इसी के साथ मैं मालेगांव के हमारे में आज तुम बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। छोटे छोटे टुकड़ों में आज तुम बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए।
अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, मैं ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, पहरों का इलाका है जोर से बोलो। इसमें मैंने जब इसको स्टडी करने के लिए, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, और 10 साल लगभग होने लगे हैं इधर माशाल्लाह। और जहाँ मुसलमान भाई हैं अपने, सब हमारे भाई हैं, सबसे एक दर्द होता है दिल में। तो जब मैं स्टडी करने बैठा, एक महमूदुर रहमान कमेटी जैसे सचर कमेटी हिंदुस्तान के लिए थी, वैसे महाराष्ट्र के लिए महमूदुर, बहुत कीमती बात है, सब ध्यान से सुने, तो ना ही देखे तो बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। महमूदुर रहमान कमेटी बनाई गई जिसमें महाराष्ट्र के मुसलमानों का सोशल, एकेडमिक और इकोनॉमिकल कंडीशन स्टडी करने के लिए कमेटी थी। मैं ये स्टडी करते 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 लगभग मेरी काफ़ी पूरी रात बैठा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देख के कि हमारे ही भाई इस हालात में यहाँ रह रहे हैं। और कोई ये हमारे भाई ने सच कहा कि जो अपने आप का हालात बदलना ना चाहे तो अल्लाह भी उसका मदद तभी करेगा, हरकत करोगे तो बरकत होगी इंशाल्लाह। आज हमारा यहाँ आना इस चीज़ की निशानी है कि हम जाग रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर आबादी टोटल जो हमारी यहाँ की है वो है लगभग 12 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र की, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान हैं। समझ आई? 12 करोड़ में एक, ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स आई एम टेलिंग यू, 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान हैं, जिसमें शहरों में जो रहते हैं, मुंबई सिटी, पूना सिटी, शहरों में रहने वाले 75 लाख हैं, और जो गांव में रहते हैं वो लगभग 55 लाख हैं, 55 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने वाले लोगों में 58% वो हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए ऐसी सुविधा नहीं है। और जब इस चीज को पूछा गया लोगों से कि ऐसे मुसलमान झोपड़पट्टी में रहते हैं, आप कुछ करिए, तो इसका जवाब ये दिया गया बड़े जिम्मेदार लोगों के द्वारा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा फसादात जो हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए हैं, कम्युनल वायलेंस जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान जब प्रेफर करते हैं कि हम अपने मुसलमानों के बीच में ही रहें, इसीलिए वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो हम क्या करें? तो आप तो सरकार हो यहाँ की, अगर वो वहाँ रहते हैं तो आप उनको भरोसा दिलाओ, यकीन दिलाओ कि हम आपकी हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है हर एक सिटीजन का ध्यान रखना। आप क्यों वहाँ झोपड़पट्टी में घुस रहे हो? हम आपको सरकारी जमीनों पे प्लॉट बंदी करके देते हैं, अपने अपने घर बनाओ। ये सरकार ये चीज कर सकती थी, ये कहने के बजाय कि आप डर के वहाँ रह रहे हो। राशन कार्ड जो हमारे सिर्फ 26 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है, और किसी के पास राशन कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड होना एक बहुत अहम चीज है। राशन कार्ड जिसके पास होता है उसको सरकारी नौकरियां मिलती हैं, उसको फूड बहुत कम रेट पे मिलता है। इसके लिए भी किसी ने आवाज आज नहीं उठाई। उसके बाद जो सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जो बस स्टॉप होते हैं ना, जो बस स्टॉप होते हैं, वो मुसलमानों के इलाकों से 1300 मीटर दूर, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बनाए जाते हैं। जब ये चीज स्टडी करके जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट के लोगों को पूछा गया कि बस स्टॉप मुसलमानों के इलाके से इतनी दूर क्यों है कि हर मुसलमान को बेचारे बच्चे होते हैं 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, तो उन्होंने ये जवाब दिया सामने से कि मुसलमान जो हैं वो सोशली थोड़े डिस्टर्ब कर देने वाले लोग हैं, वो माहौल खराब करते हैं, इसलिए हम प्रेफर नहीं करते वहां पे बस स्टॉप बनाना। ये हमारे हालात आज। अगर इतना है तो आप हालात सुधारने के लिए कुछ करो। जेलों के अंदर 27% जो लोग टोटल जेल में, उसमें 27% मुसलमान है। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट किया जाता है। कहीं चोरी होती है, सबसे पहले पूरी मोहल्ले के मुसलमानों की लिस्ट निकलती है, इन पे शक है, इन पे शक है, बाकी बाद में।
इस चीज को समझने की जरूरत है। डंपिंग यार्ड्स आप देखोगे मुसलमानों के इलाके में है, हर मुसलमान के इलाके के एंट्री पे और एग्जिट पे पुलिस स्टेशन है। ये हम लोग यहाँ पे कमजोर पड़ गए इनको एहसास दिलाने के लिए कि हमें जरूरत है हमारे हक की। हम चुप करके बैठे रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो ये लोग आके कुछ भी करेंगे। अब मुझे एक और शेर याद आ गया, मैं इससे अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। वो शेर है कि हाँ, हमें तलवार से अपनी डराने की ना कोशिश कर, कहीं टुकड़े ना हो जाएं तेरी तलवार से तेरे। हमारी और तेरी सोच में है बस फर्क इतना सा, तुझे नफरत है हमसे पर हमें किरदार से तेरे। बस मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ और एक लास्ट की एक चीज फिर बोलता हूँ, जुनून फिर से इंशाल्लाह आएगा। आप मेरा साथ देंगे और कहाँ साथ देंगे आपको खुद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ऐ वतन तेरा इशारा गया, हर सिपाही को पुकारा गया। ऐ वतन तेरा इशारा गया, हर सिपाही को पुकारा गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ। यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। का होगा इंशाअल्लाह। आप लोग से मेरे वो गुजारिश है मेरे दोस्तों कि आज कुछ नहीं, आज तो ये अभी खाली हमारे एमएलए साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बात रखेंगे, उसके बाद हम लोग को रोड पे उतरना है। रोड पे मतलब मंत्रालय का अगर घेराव बोलेंगे तो वो घेराव भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। मगर जो हमारे भाइयों के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है 5% आरक्षण, ये अभी तक बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों। मगर हकीकत में जिस दिन ये आरक्षण हमको मिल गया, हमारे बच्चे भी IPS IAS होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग, जैसे हमारे सदर साहब ने हमको गिनती में बताया कि हम 0% है, मगर आने वाले वक्त में जिसकी लड़ाई असद साहब लड़ रहे हैं, अगर ये हम कामयाब हुए तो हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप लोग से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग मजलिस के हक में दुआ करें और हमको कामयाबी मिले। अल्लाह हाफिज। चाले तक उनको मौसर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सिर्फ यही वजह है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का जो कसूर है। अगर आप देखेंगे, आप जाके सर्वे उठाइए, पूरे भारत में 31% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इस मुसलमानों का पिछड़ा होने का कौन जिम्मेदार है? मैं साफ साफ कहता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार है और केंद्र सरकार है। वक्त कम होने के नाते मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपसे एक शायर कह के विदा लेता हूँ। मैं तो खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा, तुम कहाँ जाओगे मेरी राह में कांटे बिछाने वाले। थैंक यू जावेद भाई। जितने भी भाई आए, हमारे जो मुंबई अध्यक्ष फैयाज अहमद साहब है और जो हमारे औरंगाबाद से MLA साहब आए हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा आरक्षण लेने का रिजर्वेशन 5%, सिर्फ 5% आरक्षण लेना नहीं है, हर मुसलमान को जागरूक करना है कि हम इकट्ठा होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। इस मुसलमानों की एक ही खराबी है कि वो एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं। अगर आप इकट्ठा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये 5% आरक्षण नहीं, जो चीज़ मांगेंगे वो इंशाल्लाह मिलेगा। RSS 5%, 3% रह के भी वो अपना हिस्सा ले सकती है, तो क्या 35% मुसलमान आरक्षण नहीं ले सकता है क्या? तो मेरा इतना ही कहना है कि हर एक मुसलमान, जितनी हमारी माँ बहनें लेडीज आई है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आगे भी इंशाल्लाह ऐसी आरक्षण के लिए लड़िए, और ये मंत्रालय नहीं, कहीं पे भी बुलाएंगे भैया साहब, हम आएंगे और फिर आरक्षण के लिए हिस्सा लेंगे। जो केस बनना है वो केस बने, लेकिन ये आरक्षण के लिए हम लड़ते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। मुंबई के सदर जनाब फैयाज अहमद साहब ने एक प्रोग्राम रखा है जो
5% आरक्षण के ऊपर। और उसके अंदर हमारे एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब डाइस पे बैठे हुए हैं, फारूक शाह साहब जो हमारे धुलिया के एमएलए हैं, और मेरी माँ बहनें जो तमाम इस धूप में आके अपना हिस्सा और अपना वक्त हर चीज़ अदा दे रही हैं। तो मैं मुमरा के तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब ये 5% आरक्षण की बात चल रही थी, उस वक्त हमारे एमएलए थे वारिस पठान साहब और इम्तियाज जलील साहब। उस टाइम से लेके आज हमारे जो एमएलए हैं मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह साहब, इन लोगों ने जब इस मुद्दे को उठाया, उस वक्त की सरकार में जब ये कांग्रेस और एनसीपी जब अपोजिशन में थी, उस वक्त ये लोग, जब सबको मालूम है कि मुसलमान कभी बीजेपी को वोट दे नहीं सकता, तो मुसलमान बीजेपी से क्यों अपना हक मांगेगा। हम तो हमारे जो हमारी पार्टी जो इसको मुसलमान वोट देते थे आज से 70 साल से, कांग्रेस को दिया करते थे, उससे वो लोग जब हमारा हक नहीं दिला सकते, बताइए तो हम किसको वोट देंगे। तो आज आपके बीच में एक ऐसी पार्टी आई है MIM पार्टी, जिसके सदर है जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में दबे पिछड़े और हर जाति के लोगों की बात कर रहे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आज से जो 2014 में इनकी सरकार थी, उस वक्त एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी और तमाम मुसलमान जो लीडर थे, एमएलए थे उस पार्टी के, वो लोग एक लॉलीपॉप लाए थे जो मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात कर रहे थे। आज जब ये सत्ता में है, जिस तरीके से सेंटर के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार जो चल रही है, उनको जो भी जो चीज़ भी लाना है, जो भी वो पास करना रहता है, उनके पास इतनी गिनती है कि वो किसी की ज़रूरत नहीं मानते और वो अपना प्लान पास करा के ले आते। तो आज जब शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी, ये तीनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो आज इनको क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों नहीं दे रहा जी। हमारा आज 2.5 साल हो गए इनको सरकार चलाते हुए, अभी तक इन लोगों ने कोई आज जाके नवाब मलिक साहब अभी 2 दिन पहले हाउस में कह रहे कि अभी इसमें कानूनी कार्रवाई, कानूनी सिस्टम बना। तो मैं बोला जब 2014 में आप लोग थे, तब ये कानून नहीं था जो आप चिल्ला रहे थे हाउस के अंदर कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दे। आप तमाम को मालूम है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुसलमान किस हालात में आज जी रहा है, उनको जरूरी है कि उनको ये दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर जब मराठा आंदोलन जा रहा था, जब मराठा आंदोलन किया गया था, हम तो तमाम लोग को, हम चाहते हैं कि आप हर किसी जो जरूरतमंद जात के लोग हैं उन तमाम को आप दे, लेकिन हमको कौन देगा, हमारा हक कौन देगा। मंच पर बैठे हमारे मालेगांव के एमएलए मुफ्ती साहब, हमारे एमएलए दूसरे दुलिया से आए हुए हमारे बड़े भाई फारूक शाह साहब, और थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शाह आलम भाई, और इस डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वर रफ़ात हुसैन साहब, और यहाँ पर मौजूद सारे जिम्मेदार, तालुका प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, तमाम साथियों का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और वक्त दिया। आज जो है वर्किंग डे होने के बावजूद भी आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आए, उसके लिए आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज दोस्तों जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये हमारा मिशन है एक, जो 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने वादा किया था कि 2014 में वापस उनकी सरकार लौटती है तो हमें 5% रिजर्वेशन देंगे। जो 2014 में उन्होंने वादा किया था, उसके बाद उनकी सरकार चली जाती है। ये आप लोगों को शायद किसी को पता है या नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 2014 में जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने वादा किया था, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं। उसके बाद शिवसेना बीजेपी की सरकार आई, शिवसेना और बीजेपी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस बिल को कैंसिल किया और बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, चैलेंज किया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सारी कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद जो है उन्होंने कहा नहीं, वाकई में मुसलमानों की जो हालत है पूरे हिंदुस्तान में बद से बदतर है। लेकिन हमारा मुसलमान भाई उस चीज को समझ नहीं रहा है। आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। MIM एक ऐसी पार्टी है जिसने आप लोगों को बताया कि आज जो है मजलिस आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है, ये 5% रिजर्वेशन क्या है। हम लोग इसको बहुत छोटा समझते हैं 5% रिजर्वेशन, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि 5% अगर रिजर्वेशन मिलता है हम लोगों को तो 1 लाख में 5,000 बच्चों को हमारे फ्री में एजुकेशन मिलेगा। ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारी। 2014 में जब बिल कैंसिल हुआ, कभी उस वक्त में अपोजिशन में रहे नवाब मलिक साहब हो या अबू आसिम आजमी हो या कांग्रेस के आरिफ नसीम खान हो, सभी लोगों ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी के सामने और शिवसेना के सामने विरोध करते रहे कि हमें 5% रिजर्वेशन दिया जाए।
लेकिन आज जब 5 साल पूरा होने के बाद बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो गई, और वही शिवसेना जो हमेशा मुसलमानों का कत्लेआम करते आई है, आपके साथ धोखा करते आई है, वही कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस आज जो है शिवसेना के साथ सत्ता में बैठी हुई है। और 2 साल होने आ गया, 2 साल बाद भी आज ये 5% रिजर्वेशन पे मिलने को तैयार नहीं है। हमारे जो एमएलए साहब है पिछले 2 साल से कंटिन्यू हर विधानसभा सत्र में आप लोगों ने फोटो देखा होगा, फारूक साहब हो या इस्माइल साहब हो, वो 5% रिजर्वेशन का बैनर लेके आप लोगों को विधानसभा के बाहर दिखे होंगे। आज हमारे इम्तियाज जलील साहब ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और एक अजीबोशान जलसा हुआ जिसमें हमारे असद साहब, कैद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पुकार भरी और चांदीवली में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उसके बाद जो है अब हमारे फैयाज भाई ने इसको आगे मुहिम लिया है और हमारे जितने एमएलए हैं यहाँ पर उन लोगों ने भी इस बीड़ा उठाया है और आने वाले समय में हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे। आज इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद हमारे दोनों विधानसभा के जो एमएलए हैं वो वहाँ पर उनको मेमोरेंडम देंगे और इंशाअल्लाह जैसे वो कहेंगे, जैसे हमारे एमएलए साहब कहेंगे उस तरीके से हमें चलना है। रोड पे चलना बोलेंगे, रोड पे चलेंगे। सर हम आपके साथ हैं, पूरे मुंबई के लोग आपके साथ हैं सर। आप पूरी उम्मत की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र आपकी तरफ देख रहा है, पूरा मुसलमान जो महाराष्ट्र का है सर वो आप लोग की तरफ देख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सर आप लोग जो है विधानसभा में जिस तरीके से लड़ रहे हैं हम उसी तरीके से रोड पर लड़ेंगे। अगर विधानसभा उनका है तो रोड हमारा है, हम रोड को जाम करेंगे, इंशाअल्लाह रोडों पर उतरेंगे और आने वाले नस्लों के लिए हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। मैं अपनी इन बातों को यहाँ पे खत्म करता हूँ और शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया। अल्लाह हाफिज। बिजलियां नहीं है तो वो मुस्लिम समाज है। अगर कोई कौम सबसे ज्यादा कच्चे मकानों में और भाड़े के मकानों में जिंदगी गुजार रहा है तो वो मुस्लिम समाज है। इसीलिए मैं इस महागाड़ी सरकार को बताना चाहता हूँ कि तुम होश में आओ और हमारा हक हमें दे दो। अगर तुमने हमारा हक हमें नहीं दिया तो याद रखो ये लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। अब हम उस वक्त तक सही से चुपचाप नहीं बैठेंगे जब तक तुम हमें हमारा हक नहीं दे देते हो। नाज़रीन, हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार जो मजलिस के बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब इम्तियाज जलील साहब की क़यादत और हमारे मुंबई प्रेसिडेंट जनाब फैयाज अहमद खान साहब की सरपरस्ती में जो ये काफिला आज यहाँ पर मौजूद है, ये काफिला आज बताने आया है कि हम अपने जिम्मेदारों के मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने जिम्मेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। आइए मैं आपके बीच में सबसे पहले हमारे मजलिस के जिम्मेदार और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुनव्वर भाई को आवाज देता हूं कि वो यहाँ पर आकर अपनी बात रखा जाए। आज हम इसीलिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं कि हम इस सरकार को, महाविकास आघाड़ी की सरकार को बताने आए हैं कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और हम अपना हक लेके रहेंगे। आरक्षण मुस्लिम समाज का हक है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई बर्बादी की जिंदगी गुजार रहा है, कोई गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजारने पे मौजूद है तो वो मुस्लिम समाज है। अगर किसी समाज के बच्चे स्कूलों में नहीं है तो वो मुस्लिम समाज है। किसी कौम की बेटियां ग्रेजुएशन नहीं कर पाती है